This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की मार्केट एक मिक्स सेंटिमेंट दिखाती रही और मैं कहूँगा कि आज की मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव था। मार्केट ने ग्रीन जोन में ट्रेड किया और जिस वक्त क्लोज़ हुई तो उसके फिगर्स 100 इंडेक्स में ऑलमोस्ट लेवल थे। मार्केट के अगर हम अदाद शुमार को देखें तो कुछ इस तरह से हैं। 100 इंडेक्स 3 पॉइंट लूज़ करने के बाद 37,783 पे क्लोज़ हुआ। 30 इंडेक्स 2 पॉइंट क्लोज नेगेटिव रहने के बाद 21,653 पे क्लोज़ हुआ। ऑल शेयर्स में 14 पॉइंट का इजाफा हुआ और 25,313 पर क्लोज हुआ। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है, 30 इंडेक्स में 58 मिलियंस का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 81 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ और ऑल शेयर्स में 115 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। टोटल 324 कंपनियां थीं जिसमें इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। 162 की कीमतों में इजाफा हुआ। 141 कंपनीज ने कमी देखी और 21 कंपनीज के शेयर्स अनचेंज रहे। जहां तक वॉल्यूम लीडर्स का ताल्लुक है, आज भी वॉल्यूम लीडर के इलेक्ट्रिक रहा। इन्वेस्टर्स इसके शेयर्स बाय और सेल करते रहे। सुई नॉर्थ गैस कंपनी एक और ऐसा शेयर था जिसमें इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। TRG पाकिस्तान, बाइको और सिल्क बैंक भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल रहे। जहां तक टॉप गेनर्स का ताल्लुक है, बाटा, पाकिस्तान टोबैको, फिलिप्स मॉरिस, एबट लेबॉर्ट्रीज और इंडस मोटर्स कंपनीज टॉप गेनर्स में शामिल थे। लूजर्स में रफान मेस, नेस्ले पाकिस्तान, फेरोज, टंडेवाला शुगर्स और हाई नून लेबॉर्ट्रीज। मार्केट कहाँ पे जा रही है, मार्केट किस तरफ जा रही है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर मोहम्मद अली ख़ान। ही इज़ CEO ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। वेलकम अली साहब। थैंक यू। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा अब देखें, हमारे मुल्क में कराची में वी हैव लॉट मैनी यूनिवर्सिटीज़। सिर्फ शाहराह फैसल पर आपको 2 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ा रही हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रही हैं, वो तमाम आस्पेक्ट्स जो कि फ़ाइनेंस, बिज़नेस और अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं, उसके बारे में अपनी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है। तो क्या ज़रूरत है इंस्टीट्यूट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फाइनेंशियल मार्केट्स की? जी, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा मौजू लिया है। असल में देखिए, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब भी आप किसी को ट्रेन करने जाते हैं तो 2 डिफरेंट एंगल्स उसके होते हैं ट्रेन करने के। नंबर 1 एंगल जो है वो आप एकेडमिक पार्ट है। एकेडमिक पार्ट जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, अक्रॉस द ग्लोब यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड सेम बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सेम करिकुलम पढ़ाया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल्स में भी अगर आप जाएँ, जिस तरह मैंने IBA से MBA किया है, तो वहाँ पे भी सिमिलर वही करिकुलम पढ़ाया जाता है, वही बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों में पढ़ाई जाती हैं। और जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि उन बुक्स का और उन बुक्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स पढ़ाई जाती हैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, उसमें शायद 5% ही हमारी लोकल मार्केट में वो एग्जिस्ट करती हैं या वो ट्रेड होती हैं। हम जब MBA फाइनेंस में, बहुत सारे लोगों ने MBA फाइनेंस मेजर्स किया होता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वो पढ़ के आते हैं, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स पढ़ के आते हैं। लेकिन जब आप मार्केट्स में, अपनी लोकल मार्केट में देखते हैं, तो उस डेरिवेटिव नाम की कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। हार्डली एक फ्यूचर एग्जिस्ट करता है जो हेजिंग के लिए यूज़ होता है। मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा बिकॉज हम डिस्कशन इस पर करते रहेंगे। आपने कहा कि हमारे पास जो बिज़नेस स्कूल्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अगर आप बिज़नेस स्कूल्स को भी देखें, यूनिवर्सिटीज़ को भी देखें, तो 3 से 4 डिफरेंट वाज़े तौर पे कैटेगरीज़ में डिवाइड है। एक है टॉप टियर, नंबर 1, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक है कॉमन, और उसके बाद में एक थर्ड टियर या लास्ट टियर या थोड़ी सी ऐसी जो कि स्ट्रगल कर रही हैं। इसके अलावा फार फ्लंग प्लेसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी की सारी एक जैसे शेड्स नहीं दे रही हैं, एक जैसी प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी हाँ, ये दूसरा एलिमेंट इसका यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको एक डिफरेंट, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि वो एक जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आया है, उन सब को स्टैंडर्डाइज़ कर सकें।
और वो एक स्टैंडर्ड पे उसका एक एग्ज़ाम ले सकें, उसको सर्टिफाई कर सकें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कि पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट था, उसका पर्पस ही सबसे पहले मेन पर्पस ही ये था कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन है उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए, उसकी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड लेवल पे की जाए, ताकि हर जो सर्टिफिकेशन को ले उसको एक सिमिलर सेट ऑफ नॉलेज जो है वो उसको मिल जाए। क्योंकि इसमें जो जिस तरह के आपने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है, आप एक थर्ड ईयर बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट को एक टॉप टीयर के बिजनेस स्कूल से इवन मिडिल टीयर के बिजनेस स्कूल से नहीं कंपेयर कर सकते। तो जब आप इस तरह के बिजनेस एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे होंगे और उसकी बेसिस पे आप कहें कि दे आर सफिशेंटली नॉलेजेबल, दे आर सफिशेंटली क्वालिफाइड, तो फिर आप ख़ुद बताएं कि उसमें क्या डिफरेंस होगा। देखें, एडवर्टीजमेंट भी इस तरह से आती है, बड़ा क्लियर होता है, वी नीड मैनेजमेंट ग्रेजुएट क्वालिफाइड ओनली फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूट। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो रहा है। आप भी देखते होंगे कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स के नाम से लोगों की हायरिंग कर रही होती हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अच्छा इंप्रेशन बनाया हुआ है, अच्छी शेड्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अब यही वजह है कि जब आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो इसी तरह की चैलेंजेस का सामना उनको है कि वो उनको बाइफिकेट करना है कि अगर उनको एक मास्टर डिग्री लेवल कैंडिडेट चाहिए तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट क्वालिटी का होगा। अब वो उनके लिए चैलेंज है कि वो हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप टीयर को हायर नहीं कर सकती। ऑब्वियसली उस हिसाब से उनके सैलरी पैकेजेस होंगे। मिडिल टीयर को हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं अफोर्ड कर सकती। जब थर्ड टीयर पे जाते हैं तो थर्ड टीयर पे वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स मिलते हैं जिनको हायर करके भी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हमने क्यों हायर किया। तो उस पर्पस को सामने रख के इंस्टीट्यूट बनाया गया था। क्या हमारा MBA का करिकुलम या सिलेबाई सफिशेंटली कवर करता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम कोर इश्यूज़ को, तमाम उन पैरामीटर्स को जिसकी हम ट्रेनिंग करवाना चाहें अपने लोगों को, जिस पे हम चाहते हैं कि हमारे लोग एक्सपर्टाइज हासिल करें? आप क्या समझते हैं, एक MBA फाइनेंस या MBA बैंकिंग या MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किसी भी तरह से तमाम चीज़ों को कवर करता है? देखिए, अभी हम लोग एक इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एक एरिया पे काम कर रहे हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे नज़दीक है वो ये कि लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट बिज़नेस स्कूल्स में। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम बिज़नेस स्कूल्स में इंटरनेशनल बुक्स पढ़ाई जाती हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स उसमें बताए जाते हैं, और जो लोकल मार्केट है उसकी नॉलेज सफिशिएंटली इम्पार्ट नहीं की जाती। बारे में एक MBA आने वाला उसको कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत वाजबी सा पता होता है। इज़ नॉट हैविंग मच नॉलेज whatever is required in profession। इवन वाजिबी सा भी नहीं मालूम कि बहुत सारे बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट्स जब पास आउट करके निकलते हैं तो एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हार्डली वाकिफ़ होते हैं। मतलब 80% शायद ऐसे होते हैं जिनको एक्सचेंज से रिलेटेड लोकल एक्सचेंज या लोकल डायनामिक्स नहीं मालूम होती। वो जब जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो सारे सिस्टम्स उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं। को दोबारा लर्न करना प्रैक्टिकली फेज़ 2 शुरू कर देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं फेज़ 1 में सीख कर आए होते हैं, पढ़ कर आए होते हैं, और फेज़ 2 में सीखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये चैलेंज था जिसको सामने रख के जो है वो ये एक ऐसी चीज़ थी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि दुनिया के तमाम जुरिस्डिक्शन में जहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स थोड़ी सी भी डेवलप्ड हैं वहाँ पे कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वो सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। अगर हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि UK जैसे मुल्क में, US जैसे मुल्क में जितने टॉप क्लास बिजनेस स्कूल्स हैं उसके बावजूद भी जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं उनको सीरीज़ 7, सीरीज़ 87, सीरीज़ 89 उन सब के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो काम कर सकते हैं। इसलिए कि ये एग्ज़ाम टेक्निकल नॉलेज कवर करते हैं। कंट्रीज़ को छोड़ दें, हमारे साथ वाले मुल्क में भी फाइनेंशियल मार्केट्स पे इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं जो कि लोगों को क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल। इंडिया में है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो कि जिसकी सर्टिफिकेशन नेसेसरीली रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। उसके बगैर आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। वो लेवल्स देती है बेसिकली तमाम लोगों को कि जो कि ज़रूरी होते हैं मार्केट में काम करने के लिए। बिल्कुल। और हालांकि आप उसमें देखें कि इंडिया के कितने बिजनेस स्कूल्स हैं जो टॉप 100 बिजनेस स्कूल्स में आते हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरह के इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो जो A क्लास और C क्लास के इंस्टीट्यूट के दरमियान का जो गैप है उसको वो मीट कर सकें। अच्छा, आप कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूट्स को सामने लाने के बाद वो कौन कौन से गैप फिल कर सकते हैं जो कि मार्केट में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग? हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो ये कि जो टेक्निकल नॉलेज है मार्केट्स की और टेक्निकल अवेयरनेस है मार्केट की, सबसे पहले वो, और उसके साथ साथ जो है रेगुलेटरी अवेयरनेस, ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिज़नेस स्कूल के ग्रेजुएट्स को इवन
SCCP का मालूम नहीं होता कि SCCP क्या है और SCCP क्या काम करता है, फंक्शन क्या है, इवन नाम से वाकिफ़ नहीं होते। तो ये एक बड़ा गैप है जिसको हमने ख़त्म करना है। इवन हम कोशिश करें कि बिजनेस स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन में ये फाइनेंशियल मार्केट की जो लोकल फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है इसको वहाँ से टेकअप किया जाए कि उन यूनिवर्सिटीज़ में लोकल मार्केट से रिलेटेड कंटेंट तमाम ग्रेजुएट्स को जो है वो पढ़ाया जाए, ताकि जब वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो उनको लोकल मार्केट का आइडिया हो और इवन उनके सामने करियर रिलेटेड ऑप्शन भी ओपन होंगे। अच्छा, आप ऑलरेडी एसोसिएट हैं रेगुलेटर्स के साथ, आपकी कोई कोलैबोरेशन स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी चल रही है? स्टॉक एक्सचेंज हमारे बोर्ड पे डायरेक्टर है और उसी हिसाब से जितनी भी इंटरेक्शन है वो तमाम एक्सचेंज के साथ हमारी रहती है। इवन हमने एक्सचेंज के साथ 5-6 महीने मुसलसल जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सचेंज के प्रेमिसेस में ब्रोकर्स के स्टाफ के लिए कंडक्ट किया है रेगुलर बेसिस पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो एक्सचेंज के साथ हमारी मुसलसल कोलैबोरेशन रहती है डिफरेंट एरियाज़ पे। अभी भी हम कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं उनके साथ। तो आप कहना चाहते हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम भी कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए? जी, उसमें कोई आपका जो काम है वाज़े तौर पर वो स्टॉक एक्सचेंज को अल्टीमेटली आने वाले दिनों में फर्दर अच्छी साइड पे ले जा सकता है। ये बताइए इस वक्त आप क्या क्या कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस ऑफ़र कर रहे हैं? हमारे पास मल्टीपल एरियाज़ की सर्टिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास इंश्योरेंस और तकाफुल इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशंस हैं, कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स की सर्टिफिकेशन है, उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के लिए सर्टिफिकेशन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्टिफिकेशन है, इस्लामिक फाइनेंस की सर्टिफिकेशन है, कैपिटल मार्केट के लिए कंप्लाइंस की सर्टिफिकेशन है, रिसर्च एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन है हमारे पास। तो हमारे पास कुल 18 सर्टिफिकेशंस हैं जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ को कवर करती हैं। आपके पास जो फैकल्टी है, आपके पास जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इसमें हमारा जो बेसिक जब इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था वो सर्टिफिकेशन थ्रू एग्जामिनेशन था। मीन्स कि हम एक एग्जामिनेशन बॉडी हैं और एग्ज़ाम बेस्ड हम सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास जब कोई भी सर्टिफिकेशन है तो उसका प्रॉपर करिकुलम जो है वो रेफरेंस गाइड की फॉर्म में हमारे पास होता है। जब भी कैंडिडेट उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में CFA वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, जी, इसी तरह से? हाँ, बिल्कुल। आप मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से होता है? जी हाँ। और अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहता है। हम इंस्टीट्यूशन बेसिस पे भी ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं थ्रू हमारे ट्रेनर्स हैं जो हमारे पास अप्रूव ट्रेनर्स हैं, उनके थ्रू हम इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं जहाँ रिक्वायर्ड होती है। इंडिविजुअल्स के लिए होता है कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं इंडिविजुअल्स की एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से फिर अरेंज करते हैं उसके लिए। लेकिन स्पेसिफिक क्लास बेस्ड ट्रेनिंग इस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पे जो है हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके स्टॉक एक्सचेंज के प्रेमिसेस में ही क्लास बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और इसमें हमारे साथ जो ट्रेनिंग में हमारे साथ पार्टनर हैं वो IBA कराची हैं। ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट और सपोर्ट हमारी होगी थ्रू एक्सचेंज। ये बताइए इस वक्त मार्केट में क्या नीड है कैपिटल मार्केट ट्रेनिंग की? कैपिटल मार्केट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वजह से कि जो इशू हमें रहा है इस इंडस्ट्री में वो ये है कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकी। इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बट उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंडस्ट्री की अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है। इंडस्ट्री की अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले ख़ुद ये जानते हो कि वो क्या काम करते हैं और वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो एक्चुअली इंडस्ट्री है क्या। तो ये एक बेसिक नीड है। हमारी मार्केट तो आउट परफॉर्म कर रही है, हमारी मार्केट दुनिया भर के लिए एग्जाम्पल है। हम किस तरह कह सकते हैं कि उनमें वो स्किल्स नहीं है, वो टैलेंट नहीं है जो कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए चाहिए होती हैं? देखिए, मार्केट को ड्राइव करने के लिए तो इन्वेस्टर चाहिए होता है। जो आपके लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर के नंबर्स हैं उसमें देखें तो मेजर इंटरेस्ट फॉरेनर्स का रहा है। और फॉरेनर्स की जब आप देखते हैं कि फॉरेनर्स कैसे इस मार्केट में काम करते हैं तो वो मेजॉरिटी फॉरेनर थ्रू रिसर्च काम करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास जो है वो स्किल्ड फोर्स चाहिए होती है जो उसको टेकअप जो उसको लीड करती है। तो आप ये उसको देख लें कि मार्केट में कितने ब्रोकर्स हैं और कितने ब्रोकर्स के पास रिसर्च हाउसेस हैं और कितने रिसर्च एनालिस्ट उनके पास हैं जो इस तरह की मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस मिला है तो डिफरेंट फॉरेन फंड्स आपके पास आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो बगैर रिसर्च के उस पर काम नहीं करते। तो क्या आपकी इंडस्ट्री की इतनी कैपेसिटी है कि वो उन तमाम नीड्स को मीट कर सके, रिसर्च इतनी अच्छी प्रोवाइड कर सके कि वो उस लेवल की रिसर्च हो जिस पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सके आपकी मार्केट में? अली साहब, अपनी बातचीत को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अली साहब से जो कि CEO हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट के। इन्होंने बताया कि मार्केट में इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को ट्रेंड करें, अपने लोगों को हम एक्सपर्टाइज दें, अपने लोगों को प्रोफेशनल बनाएं और उस लेवल पे लेकर आएँ कि जहाँ पर हम इंटरनेशनली लोगों को कम्पीट कर सकें,
डेवलप मार्केट के साथ सीना बसीना चल सकें। विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे और हमारे साथ हैं मिस्टर अली। अली साहब, कैपिटल मार्केट्स, दुनिया भर की कैपिटल मार्केट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने आप को अपना मिजाज चेंज करती हुई नज़र आ रही हैं, अपना फेस चेंज कर रही हैं, अपना शेप चेंज कर रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट्स को इन टोटलिटी? देखिए, अभी तो जो मार्केट अभी जो स्टेटस है मार्केट्स का, और मार्केट्स में जो अपहेवल है या टर्मोइल है, बेसिक तो उसका स्टार्ट जो ब्रिटेन का ब्रेक्सिट का वोट है वहाँ से हुआ है। अब उसमें क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अनसर्टेनिटी का मेजर एलिमेंट यह है कि क्योंकि लीडिंग पार्टी जो थी, जो गवर्नमेंट में थी, वो अपनी कैंपेन उन्होंने लूज़ कर ली, तो उसकी वजह से जो है लीडरशिप जो है वो लैकिंग है अब। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो अब लेट्स से कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लीव करें यूरोपियन यूनियन को। तो अगर वो गवर्नमेंट इस साइड पे होती तो गवर्नमेंट स्टैंड अप करती और कहती कि भाई हमने इसके साथ खड़े हैं और हम अपने विद इन स्टैंड पे कंट्री हैं। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है पॉपुलेशन में, गवर्नमेंट में। तो एक ये वाकई अपने से अल्फाज इस्तेमाल किया टर्मोइल वाला कि जी चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। फुटसी बड़ी मार्केट, ब्रिटेन बड़ा मुल्क यूरोप में, और जिसकी इकॉनमी इम्पैक्ट डालती है, तो आगे आने वाले दिनों में कैसा चल सकता है ये? टर्मोइल रहेगा, टर्मोइल इन द सेंस कि मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी। मार्केट के लिए थोड़ा सा टाइम और होगा सस्टेनेबल होने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ब्रिटेन के एग्ज़िट से एक तो दूसरे जो यूरोपियन यूनियन के मालिक हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा कि वहाँ जितनी भी यूरोपियन यूनियन को एग्ज़िट करने की जो वॉइस है वो पावर गेन करेगी। साथ ही साथ दूसरा इम्पैक्ट जो ब्रिटेन के ऊपर अपना आ रहा है वो है आयरलैंड और स्कॉटलैंड का, कि वो उनको भी इस टर्मोइल को हैंडल करना होगा थ्रू देयर लीडरशिप, के वो स्टैंड अप करें और कहें कि भैया हम लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों की मार्केट देखें तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नज़र आती हैं। लगता है कि ये जितना भी शॉक था लोगों ने सिर्फ जॉब कर लिया है, इकॉनमीज़ ने उसको मार्क कर लिया है, और मार्केट जो हैं दोबारा से अपने ड्राइव की तरफ चल रही हैं, अपने सेंटिमेंट की तरफ चल रही हैं, अपनी इकॉनमी की तरफ से चल रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट को देख लें, इंडिया की मार्केट को देख लें, दूसरी रीजनल मार्केट को, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पाकिस्तान मार्केट का तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इस पूरे इवेंट के साथ। इंडिया में थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अगर आप यूरोप की बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट, तो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो सेटल लग रही है, बट ये सेटल नहीं रहेगी इस वजह से कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो ख़त्म नहीं हुआ। ब्रिटेन में पॉलिटिकल टर्मोइल एग्जिस्ट करता है, जिस तरह डिफरेंट स्टेट्स हैं वो, या डिफरेंट कंट्रीज़, जो स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है, वहाँ ये चीज़ ज़ोर पकड़े कि एक रेफरेंडम होना चाहिए। इसी तरह यूरोप के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, या जो कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एग्ज़िट के लिए पुश करेंगे, तो वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा, और वो उसका इम्पैक्ट फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे भी रहेगा। कि क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं इस तरह की खबरें बार बार आती रहेंगी, जल्दी जल्दी आती रहेंगी, इस तरह से कहना चाह रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन वाली? जी, तो इसके इम्पैक्ट्स मार्केट्स पे नहीं आएंगे? इसके इम्पैक्ट्स तो इन टोटलिटी तमाम मार्केट्स पे आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे मार्केट्स, इसलिए मैंने कहा कि मार्केट्स फ्लक्चुएट करती रहेंगी। वन डे अ सेटल डे एंड अदर डे देयर वोंट बी सेटल मार्केट, तो ये चीज़ रहेगी। और इवन कमोडिटी मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी रहेगी। जो सेफ हेवन है वो शायद ज़्यादा गेन करेंगे ऐसी हमारे सिचुएशन खासे में। मामलात हैं यूरोप के साथ, एक्सपोर्ट के, ट्रेड के, बिजनेस के, तो ये सारे मामलात हम पे इम्पैक्ट क्या आप समझते हैं नहीं डालेंगे? इसमें ये देखना होगा कि हमारी कितनी डिपेंडेंस जो है वो यूरोप के ऊपर है। टेक्सटाइल कोटा हमें मिला हुआ था, क्योंकि अब ये एग्जिट का जो प्रोसेस है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से, इट विल टेक सम टाइम, और हमें जो कोटा मिला हुआ है उसको भी अभी टाइम है इम्प्लीमेंट होने में, और वो इतना ज़्यादा हमने उसका एडवांटेज अभी तक नहीं लिया। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान इकॉनमी पे उसका आएगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी में ज़्यादातर जो हम डिपेंडेंस है हमारी वो इससे है रेमिटेंसेस से, और रेमिटेंसेस का मेजर फ्लो जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से है, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कम रिलेटेड है। ये हो सकता है कि उन रेमिटेंसेस पे जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन है वो इफेक्ट कर सकता अच्छा, है। सारे प्रोसेस में आप यूरोप में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं, मौका क्या देखते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये
कि पाकिस्तान को अब प्रेफरेंशियल बेसिस पे अपनी ट्रीटीज़ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको देखना होगा, क्योंकि यूरोप जब यूके यूरोप से निकलेगा तो डेफिनेटली वो एक सेपरेट अरेंजमेंट में जाएगा। तो फिर पाकिस्तान को वहाँ देखना होगा कि उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान को जहाँ से फ़ायदा हो सकता है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल, क्योंकि हमारी मेजर एक्सपोर्ट है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में वहाँ यूके के साथ प्रेफरेंशियल बेसिस पे कितना जल्दी काम करके आप कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यूरोप अगर लूज़र है तो लोग कहते हैं चाइना विनर है। चाइना आपके साथ में, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सी पैक आपके लिए आगे बहुत खुशहाली दिखा रहा है। क्या समझते हैं आप इन टोटलिटी, इफ़ चाइना इज़ विनर तो क्या हम भी विनर हैं? देखिए, इकोनॉमीज़ का बहुत डिफरेंस है। चाइना बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अभी तक उस तरह डेवलप नहीं हो सकी। ये ज़रूर है कि सी पैक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और सी पैक को फर्दर एक्सटेंशन जिस तरह प्लान है कि उसको आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी एक्सपैंड करें, वहाँ से भी ट्रेड रूट जो है आप डेवलप करें थ्रू सी पैक, उसको कनेक्ट करें, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो और जिस तरह आपने कहा कि चाइना विनर है, तो चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, वो थ्रू दिस कॉरिडोर अगर होगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान इकॉनमी पे बहुत आएगा। साथ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे की तरफ एक और भी ट्रेड रूट की बातचीत चल रही है, आपके नॉलेज में होगा, उसका इम्पैक्ट इस सारे उसमें क्या देखते हैं पाकिस्तान के बिज़नेस पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे? देखिए, उसमें पॉजिटिव ये है कि जब आप इस तरह के रूट की बात करते हैं तो एटलीस्ट जो पोजीशन उस रूट इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हो रही थी और वो पोजीशन फिर डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट भी हो रही थी, जिस तरह आपने देखा कि एजेंट्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं, तो वो ये एक इनिशिएटिव उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा कि वहाँ से जब रेजिस्टेंस कम होगी और एक्सेप्टेबिलिटी आएगी तो म्यूचुअल कोलैबोरेशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ेगी। तो इस तरह के जो एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को, एक दूसरे के वेंचर्स को डिस्टॉर्ट करने के जो एम्स हैं वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी इकॉनमी को खुशहाल देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक सही डायरेक्शन में रहती हैं और किसी तरह का कोई टर्मोइल नहीं आता तो डेफिनेटली पाकिस्तान इकॉनमी ग्रोथ की तरफ है। मार्केट के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, योर गुड वर्ड्स, आपके ख्याल? मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो जिस तरह पिकअप कर रहे हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस, और नंबर 3 जो रेगुलेटरी रिजीम इम्प्लीमेंट हो रही है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी रिजीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए, इवन लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए, कि रेगुलेटरी रिजीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो रेगुलेटरी रिजीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता हो भी रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कैपिटल मार्केट को माजी में रेगुलेटरी रिजीम की गालिबन वीकनेस थी जिसने हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जो कि क्रैशेस आते रहे हैं। तो क्या समझते हैं अभी आप, हम कुछ आगे बढ़े हैं? बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़े हैं। नए ब्रोकर रजिस्ट्रेशन रूल्स जो हैं, रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन रूल्स, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट की जा रही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। ब्रोकर्स की कैटेगराइजेशन कर दी गई है ताकि रिस्क को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। एक ब्रोकर जिसका पेड अप कैपिटल ही नहीं होता था और वो बिलियंस के ट्रांजैक्शन कर रहा होता था, तो अब जो ये सारी चीज़ें लिमिट की जा रही हैं। इस तरह ब्रोकर्स जितने भी इसी वजह से जो है वो ब्रोकर का स्टेक कम होता है तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते थे। 2008 वाले क्रैश में जिन लोगों ने नुकसानात उठाए, दे वर अनेबल टू गेट देयर मनी बैक टिल टुडे, रादर दे आर अनेबल टू गेट। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की सिचुएशन आने वाले दिनों में क्या हमने से छुटकारा हासिल कर लिया, ये हो सकती है? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें एक तो डेवलप हो गई हैं और चेंज भी हो गई हैं, तो उस लेवल पे वो लॉसेस या वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये है कि जो आप लॉसेस कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को, मैंने एक्सचेंज से कुछ फिगर्स लिए थे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 85% के करीब जो लॉसेस 2008 क्राइसिस में ड्यू टू सर्टन ब्रोकर रीजन वो हमने पे ऑफ किए हैं। जो लॉसेस हैं, जो नेट इफेक्ट, जो प्राइसेस की वजह से लॉसेस हैं, वो तो एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का एक रिस्क है कि प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। अब जैसे 2008 में अगर परचेज़ किया था और वो प्राइसेस डिक्लाइन कर गई, तो मेरे ख्याल आज उससे ज़्यादा उससे डबल प्राइस पे आ गई हैं वो स्टॉक के प्राइसेस। तो प्राइसेस तो फ्लक्चुएशंस भी उसका पार्ट होती हैं और प्राइसेस भी अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिस्टम की वीकनेस को फ़ायदा ना उठाए। सबसे ख़ास चीज़ होती है इमेज जो हमारा डी शेप हुआ था इन क्रैशेस की सूरत में। क्या आप समझते हैं इतनी जल्दी रीबिल्ड हो सकता है? जिन लोगों ने नुकसानात उठाए, जो लोग मार्केट से निकले, क्या तमाम चीज़ें इस काबिल हो गई हैं कि वो लोग अभी कॉन्फिडेंटली
मार्केट में अपने आप को पिच कर सकें? हाँ, इसमें ये देखें कि इमेज डिस्टॉर्ट करने के क्या रीज़न्स थे। एक तो रीज़न था कि मार्केट इन टोटल जो है वो डिक्लाइन की, मार्केट प्राइसेस नीचे आई और मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रख के। नंबर 2 ये था कि जो लॉसेस लोगों को ड्यू टू ब्रोकर्स फ्रॉड्स और इस तरह की एक्टिविटी से हुए, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसमें एक्सचेंज ने काफ़ी सब को पे भी किया है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं इसमें जो कल्प्रिट है उसको सज़ा भी दी जानी चाहिए और वो सज़ा फिर डिस्क्लोज़ भी हो और पब्लिकली सबको पता भी चले कि हाँ, ये इसने फ्रॉड किया था और इसको ये सज़ा मिली है और इतने लॉसेस जो उसने उसकी वजह से हुए थे वो उसने पे ऑफ भी किए हैं और उसकी मेंबरशिप हमेशा के लिए कैंसिल भी कर दी गई है। तो ये पेनल्टी वाला पार्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इस तरह के एक्सचेंज में मैं नहीं कहता कि बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन जो लिमिटेड इस तरह के छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर सख्त से सख्त पेनल्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल लेवल का सेटअप है जहाँ पे आप पूरा इमेज आपका जा रहा होता है। ऐसे में इन्वेस्टर जो है वो कन्विंस हो कि आपके पास आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने का और अपने व्यूज़ शेयर करने का। नाज़रीन, फाइनेंशियल लिटरेसी वो सब्जेक्ट है जिस पे अगर हम फोकस करें तो मार्केट से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मार्केट में जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें मार्केट की बुनियादी टर्म्स के बारे में बखूबी पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरह से पढ़ी जाती है। हमें पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट से आप क्या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को लैक करते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी होगी। मार्केट के अमूर को समझते रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। इसके साथ में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।